सरप्राइज। इतिहास मतलब बदलाव की स्टडी। पर मजे की बात यह है कि लोग इसे अक्सर फ्यूचर का नक्शा मान लेते हैं। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर स्कॉट सेगन ने एक लाइन बोली है जो हर किसी को, जो इकोनॉमी या इन्वेस्टमेंट मार्केट फॉलो करता है, अपनी दीवार पर टांग लेनी चाहिए। जो चीज पहले कभी नहीं हुई वो हर वक्त होती रहती है। इतिहास असल में सरप्राइज वाली घटनाओं की स्टडी है, पर इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट इसे ऐसे यूज करते हैं जैसे ये 100% पक्का फ्यूचर गाइड हो। समझा विडंबना? समझा प्रॉब्लम? अच्छा है अगर तेरे पास इकोनॉमी और इन्वेस्टिंग का ठोस हिस्टोरिकल नॉलेज है। ये हमें एक्सपेक्टेशन सेट करने, लोगों की गलतियां समझने और एक मोटा सा गाइड देता है कि क्या काम करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई फ्यूचर का मैप नहीं है। बहुत इन्वेस्टर्स एक जाल में फंस जाते हैं, जिसे मैं बोलता हूँ हिस्टोरियंस एज प्रॉफिट्स वाली गलती। यानी पिछले डेटा पर इतना भरोसा कि लगता है फ्यूचर भी वैसे ही चलेगा, जबकि असल में इनोवेशन और चेंज ही प्रोग्रेस का असली फ्यूल है। इन्वेस्टर्स को दोष नहीं दे सकता। अगर इन्वेस्टिंग हार्ड साइंस होती तो हिस्ट्री परफेक्ट गाइड होती। जैसे जियोलॉजिस्ट करोड़ों साल के डेटा से अर्थ का बिहेवियर समझ लेते हैं। डॉक्टरों के लिए किडनी 1020 में भी ऐसे ही थी जैसे 2020 में है। लेकिन इन्वेस्टिंग हार्ड साइंस नहीं है। ये लाखों करोड़ों लोगों का खेल है जो लिमिटेड जानकारी में है, अपने फ्यूचर के लिए फैसले लेते हैं, और इसमें डर, लालच, शक सब शामिल हो जाता है। फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने कहा था, "हम्म, सोचो फिजिक्स कितनी मुश्किल हो जाती अगर इलेक्ट्रॉन्स के फीलिंग्स होते। इन्वेस्टर्स के तो बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं, इसलिए सिर्फ पिछले बिहेवियर से फ्यूचर का अंदाजा लगाना मुश्किल है। इकोनॉमी का बेसिक नियम है, चीजें बदलती हैं क्योंकि मार्केट को कोई भी चीज लंबे टाइम तक ना ज्यादा अच्छी पसंद है ना ज्यादा बुरी। इन्वेस्टर बिल बॉनर ने मिस्टर मार्केट को ऐसे समझाया। उसने कैपिटलिज्म एट वर्क वाली टी शर्ट पहनी है और हाथ में बड़ा सा हथौड़ा है। पैसे से जुड़ी चीजों का सबसे बड़ा ड्राइवर है लोग अपने बारे में कौन सी कहानी मानते हैं और उनकी पसंद नापसंद। ये कल्चर और जनरेशन के साथ बदलती रहती है और बदलती ही रहेंगी। समस्या ये है कि हम बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं सीनियर्स को, जिनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन किसी घटना को जी लेना ये गारंटी नहीं देता कि तुझे पता है आगे क्या होगा। उल्टा, एक्सपीरियंस कई बार ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है। इन्वेस्टर माइकल बैटनिक ने बोला, ते लोग कहते हैं आज के इन्वेस्टर्स राइजिंग इंटरेस्ट रेट के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। पिछली बार लगभग 40 साल पहले हुआ था। लेकिन भले ही देखा होता, गारंटी नहीं कि अगली बार भी वैसा ही होगा। जब तू इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री पर ज्यादा भरोसा करता है तो दो खतरनाक चीजें होती हैं। पहला, तू उन आउटलायर इवेंट्स को मिस कर देगा जो सबसे बड़ा असर डालते हैं। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वही आउटलायर होती हैं, जैसे ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर, डॉट कॉम बबल, 9 नवंबर, 2008 हाउसिंग क्रैश। ये थोड़ी सी घटनाएं पूरी इकॉनमी का रुख बदल देती हैं। 19वीं 20वीं सदी में 15 अरब लोग पैदा हुए, पर सोच कि अगर सिर्फ ये 7 लोग ना होते, हिटलर, स्टालिन, माओ, गवरेलो प्रिंसिप, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, मार्टिन लूथर किंग, तो आज की दुनिया, बॉर्डर, टेक्नोलॉजी, कल्चर सब अलग होते। इसी तरह अगर ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर, वैक्सीन, इंटरनेट, 9 बार एक सोवियत यूनियन का पतन ना होता तो दुनिया अलग होती। दूसरा, तू ये भूल जाएगा कि फ्यूचर के बड़े इवेंट्स के लिए हिस्ट्री में कोई गाइड नहीं है, क्योंकि ऐसे इवेंट्स पहले कभी नहीं हुए और इसी वजह से हम तैयार नहीं रहते और इनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है। नसीम तालिब ने बोला, मिस्र के लोग नाइल नदी के सबसे ऊंचे पानी के लेवल को मापकर मान लेते थे कि यही सबसे बुरा हो सकता है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को पिछले सबसे बड़े भूकंप झेलने लायक बनाया गया, पर उससे भी बड़ा आया क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था। ये एनालिसिस की गलती नहीं, इमेजिनेशन की कमी है। नोबेल प्राइज विजेता डैनियल kahneman ने बोला, जब हम सरप्राइज होते हैं हम सोचते हैं ये गलती फिर नहीं होगी, पर असली सबक ये है, दुनिया को प्रेडिक्ट करना ही मुश्किल है। असल सबक ये है कि दुनिया सरप्राइज से भरी है। पिछले सरप्राइज को फ्यूचर का गाइड मत बना, बल्कि मान ले
कि हमें पता ही नहीं आगे क्या होगा। फ्यूचर के सबसे बड़े इवेंट्स, अच्छे हों या बुरे, ऐसे होंगे जिनके लिए हिस्ट्री में कोई रेफरेंस नहीं है, और यही वजह है कि वो सबसे ज़्यादा असर डालेंगे। इतिहास का चक्कर और आज का ज़माना। देखो, पुरानी कहानियाँ हमेशा आज के इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट के फ्यूचर का सही अंदाज़ा नहीं देती। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। कुछ बड़े चेंजेस देखो। आर1 के प्लान सिर्फ 12 साल पुराना है। रॉथ आईआरए तो और नया है, 90s में आया। मतलब रिटायरमेंट सेविंग का तरीका पूरी तरह बदल गया। जो काम एक जनरेशन पहले होता था, अब उसकी डायरेक्ट तुलना काम नहीं आती। नए ऑप्शंस आ गए, गेम चेंज हो गया। वेंचर कैपिटल का सीन ले लो। 25 साल पहले तो नाम का भी नहीं था। आज एक एक वीसी फंड पूरा इंडस्ट्री से बड़ा है जो पहले होती थी। नाइकी के फाउंडर फिल नाइट ने बोला था कि उनके शुरू के दिनों में वीसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिजनेस शुरू करने के लिए सिर्फ रिस्क अवर्स बैंकर्स थे जो इमेजिनेशन में ज़ीरो थे। इसका मतलब जो पुराना डेटा है स्टार्टअप्स के फंडिंग और फेलियर रेट का, वो आउटडेटेड है। आज का फंडिंग मॉडल पूरी तरह अलग है। पब्लिक मार्केट्स भी बदल गए। S&P 500 में 1976 तक फाइनेंशियल स्टॉक्स थे ही नहीं। आज सत छोटे परसेंट है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स 50 साल पहले नाम मतरा थे, आज 20% से ज़्यादा इंडेक्स में है। अकाउंटिंग रूल्स, डिस्क्लोजर्स, ऑडिटिंग, लिक्विडिटी, सब कुछ बदल गया। रिसेशन का गप भी बदल गया। 30 के दशक में हर 2 साल में आता था, फिर 19 दशक में 5 साल, अब पिछले 50 साल में एवरेज 8 साल। अभी 2070 के बाद से बड़ी साल हो गए। सिविल वॉर के बाद का सबसे लंबा गप। कुछ लोग बोलते हैं फेड ने बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करना सीख लिया, कुछ बोलते हैं इंडस्ट्री का नेचर बदल गया। पर जो भी हो, चीजें बदल गई। अब इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल ले लो। बेंजामिन ग्रैहम का नाम सुना होगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी। बुक में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलाज दिए कि कैसे इन्वेस्ट करें। मैंने ये किताब टीनेज में पढ़ी थी। मुझे इनके फॉर्मूले बहुत अच्छे लगे, जैसे कोई स्टेप बाय स्टेप अमीर बनने का मैनुअल हो। लेकिन जब इन्हें आज अप्लाई करने की कोशिश की तो पता चला इनमें से बहुत कम काम करते हैं। जैसे ग्राहम कहते थे, ऐसे स्टॉक्स खरीदो जो अपने नेट वर्किंग एसेट्स से कम में बिक रहे हों, यानी कैश माइनस डेट। आज ऐसे सस्ते स्टॉक्स बहुत ही रेयर हैं, और अगर हैं भी तो शायद कोई पाई स्टॉक होगा जो फ्रॉड के इल्जाम में हो। एक और रूल, 1.5 गुना बुक वैल्यू से ज्यादा में बिकने वाले स्टॉक्स मत खरीदो। अगर पिछले 10 साल में ये रूल फॉलो करते तो तुम्हारे पास बस इंश्योरेंस और बैंक के स्टॉक्स होते, जो किसी भी दुनिया में ठीक नहीं है। सच ये है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक लेजेंडरी किताब है, लेकिन मैं किसी ऐसे इन्वेस्टर को नहीं जानता जिसने ग्राहम के छपे हुए फॉर्मूले फॉलो करके बड़ा पैसा बनाया हो। बातें बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन हाउ टू गाइड के तौर पर ये आउटडेटेड है। क्यों? क्योंकि ग्राहम खुद प्रैक्टिकल थे। वो नए नए आइडियाज ट्राई करते थे, पुराने फॉर्मूले छोड़कर नए बनाते थे, क्योंकि जैसे ही कोई स्ट्रैटेजी पॉपुलर हो जाती, उसका फायदा कम हो जाता। जेसन ज्वेग ने लिखा, हर एडिशन में ग्राहम पिछले फॉर्मूले हटाकर नए डालते थे, क्योंकि पुराने अब उतने अच्छे से काम नहीं करते थे। 1934 से 1972 के बीच उन्होंने अपने फॉर्मूले 5 बार बदले। तो सोचो, अगर वो खुद इतने बदलाव कर रहे थे तो 2020 या 2050 में 1972 के फॉर्मूले कितने काम आएंगे। मरने से पहले उन्होंने कहा, आज मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की डिटेल्ड एनालिसिस का फैन नहीं हूं। 40 साल पहले ये अच्छा था, लेकिन अब चीजें बहुत बदल गई हैं। क्यों बदली? क्योंकि कंपटीशन बढ़ा, टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी, और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल से टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो गया, जिसका बिजनेस साइकिल और कैपिटल यूज अलग है। इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री का मजा ये है, जितना पीछे जाओगे उतना ज्यादा तुम्हें एक ऐसी दुनिया मिलेगी जो आज पे लागू नहीं होती। कई इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट पुराने डेटा से अपनी फोरकास्ट को सही मानते हैं, लेकिन सच ये है कि इकोनॉमी बदलती रहती है, और रीसेंट हिस्ट्री ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो आज के हालात से ज़्यादा मैच खाती है। इन्वेस्टमेंट में एक मजाक है,
ओह, तो तुम सोचते हो इस बार चीज़ें अलग हैं। ये लाइन जॉन टेम्पल्टन के आइडिया से आई है कि इन्वेस्टमेंट की सबसे खतरनाक 4 बातें हैं। इस बार अलग है। लेकिन टेम्पल्टन ने भी माना कि कम से कम 20% टाइम चीज़ें सच में अलग होती हैं। इसका मतलब हमें हिस्ट्री इग्नोर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जितना पीछे देखोगे, उतनी चीज़ें सिर्फ जनरल लेवल पर लेनी चाहिए। जैसे लालच, डर, स्ट्रेस में बिहेवियर, इंसेंटिव्स पर रिएक्शन, ये टाइमलेस हैं। लेकिन ख़ास सेक्टर, ख़ास ट्रेंड, ख़ास रूल, ये सब इवॉल्व होते रहते हैं। हिस्टोरियन प्रॉफिट नहीं होते। अब सवाल ये है, फ्यूचर के लिए हमें कैसे सोचना और प्लान करना चाहिए? अगले चैप्टर में देखते हैं।